हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज डिस्कस करते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड एक सवाल। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिजिटल रेवोल्यूशन, हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसको डिस्कस करना है आपको। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को कुछ चीज़ें पता होती हैं और कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि क्या हमें पता है या नहीं। यानी कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या। अगर हमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पता है तो क्या हम उससे डिजिटल रेवोल्यूशन को इक्वेट कर दें? क्या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिजिटल रेवोल्यूशन ही होता है जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है? तो हमारे सामने थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा। रीजन बीइंग कि कई बार जब हम इंटरनेट पे जाएंगे या हम लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमें यह पता लगेगा कि थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या थर्ड रेवोल्यूशन के अंदर ही हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और ऑटोमेशन ये इंक्लूड हो जाता है। और अभी तक का जो हमारे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स थे, यानी कि 4 से 5 साल पहले तक के 4 से 5 साल पहले तक के इनिशिएटिव्स थे, वो इस आईटी के द्वारा ही, इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा ही ड्राइव होते थे। अभी भी मोस्ट ऑफ द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स आर ड्रिवन बाय दिस। बट ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, ये अभी बिल्कुल रीसेंट पास्ट की एक डेवलपमेंट है जिसके अंदर हम बात करते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम्स की। यानी कि डिजिटल वर्ल्ड को इंटीग्रेट कर देते हैं फिजिकल सिस्टम के साथ। और ये एक न्यू डेवलपिंग कॉन्सेप्ट है जो शायद अभी भारत के ई गवर्नेंस में उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है जितना डिजिटल रिवॉल्यूशन की वजह से हमारी ई सर्विसेज हैं। इसीलिए कई बार हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने में दिक्कत आए। लेकिन एक बात याद रखनी है, यहां पे ब्रैकेट में ऑलरेडी इन्होंने लिख दिया है डिजिटल रेवोल्यूशन। इसका मतलब यह है कि थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो भी चेंजेस आए हैं वो भी आपने मेंशन करने हैं। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आने वाले समय में और भी ज्यादा गहरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा। भारत, इंडिया वाज द फोर्थ कंट्री जहां पे ग्लोबल सेंटर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनाया गया। दैट वाज डन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपने यह देखना होगा कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो लास्ट डेकेड में डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और वो भारत के लिए कैसे कैसे कारगर साबित हो सकता है। 250 शब्दों में आपने ये लिखना है, ई गवर्नेंस के एस्पेक्ट को डिस्कस करना है। और क्योंकि ये डिस्कस पूछा गया है इसलिए आपको 2-3 शॉर्टकमिंग्स या ड्रॉबैक्स भी बता देने चाहिए। तो ये जो सवाल है इसको मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका टैकल करने का है कि आप एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर इसे लेके। अगर आप टेबुलर फॉर्मेट के अंदर नहीं भी लिखना चाहते तो जो हेडिंग्स लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगी। तो मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को जैसे डिस्कस करता हूं उसमें मैं प्रेफर करूंगा कि मैं दोनों चीजों को डिफाइन कर दूं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बार मैं क्लियर कर दूं अपनी तरफ से कि क्या होता है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज अ फ्यूजन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग, 3D प्रिंटिंग। आपने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मीम देखा होगा जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब बातें कर रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उस पर बहुत सारे मीम्स भी चले। तो बेसिकली ही मस्ट हैव बीन टॉकिंग अबाउट द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप लोगों को जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड होते हैं उनको कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज करने वाले हो। इसमें आप 5G टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं एक तरह से अगर आपके पास आएंगी, आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस डिलीवरी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी तो आपका जीने का तरीका काफी हद तक जो है वो बदल जाएगा। अब पिछले 3 से 4 सालों में हमने प्राइवेट एप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते देखा है। कुछ एलिमेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हुए देखा है। इवन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिस्टम्स जो बनाए जाते हैं उनके कुछ एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हुए देखा है। बट इसकी आगे भी और भी ज्यादा पोटेंशियल है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी में कैसे मदद कर सकता है उसकी बात करेंगे। E-governance on the other hand is defined as application of ICT। E-governance की डेफिनेशन तब आई थी जब थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसके माध्यम से हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा फास्ट और बहुत ही ज्यादा डिजिटाइज तरीके से काम कर पा रहे थे।
लेकिन अब जो है नई तरीके से गवर्नमेंट सर्विसेज इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं अगर हम 4th IR के एलिमेंट्स को भी इसमें इंक्लूड कर दें। तो इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ई गवर्नेंस और 4th IR के बीच में, इसलिए मैंने सोचा कि इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना बेहतर होगा। अब आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जान ले कि एग्जाम में आपके पास सोचने का टाइम नहीं होगा ज्यादा, लेकिन जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो मेंस के अंदर, आप पहले 1 मिनट 30 सेकंड्स के आसपास उसका स्ट्रक्चर अपने दिमाग में जरूर बना लिया करें और उस स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करना है, बीच में चेंज नहीं होना। अब गलत भी हो गया तो हो गया, अब एक आधा पॉइंट कम भी रह गया तो रह गया। डू नॉट पॉन्डर ओवर दैट कि मैंने पहले सोचा था मैं 7-8 पॉइंट लिखूंगा, मैं सिर्फ 5 पॉइंट लिख पा रहा हूं इसलिए मैं स्ट्रक्चर दूसरा बना देता हूं। इस चक्कर में आपके बाकी क्वेश्चंस भी इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से वंस यू स्टार्ट अ प्रोसेस 1.5 मिनट यू टेक कि स्ट्रक्चर ये होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी में मैं ये लिखूंगा, कंक्लूजन में ये लिखूंगा, उसको पहले पूरा लिख लो। अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ उसके बाद उसमें चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रैक्टिस को जरूर करना है आपने, क्योंकि अंत में आपको ये याद होना चाहिए कि आपके पास ये मॉडल आंसर आपके सामने नहीं रहेगा, आपके पास किताब आपके सामने नहीं रहेगी, मेंस के एग्जाम में आपके सामने होगा सवाल और आज तक जो भी पढ़ा है वो यहां पे। तो इसी वजह से आपको इस चीज की प्रैक्टिस अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को सबसे इफेक्टिव या एफिशिएंट तरीके से आप लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस टेबल, जिसमें आप बता दो कि सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए अलग अलग डोमेन में क्या क्या ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चल रहे हैं और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से और क्या उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो मैं एक एक करके आपको ये सारे डिस्कस करके नहीं बताऊंगा, लेकिन आप खुद ही आइडिया ले लो। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल की बात की है। सीपी ग्राम्स नाम का ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल चलता है जो DARPG चलाता है। अब इतने बड़े बड़े मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखने थे, इसलिए मैंने DARPG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर्सोनल एंड ग्रीवेंसेस ये नहीं लिखा है मैंने। लेकिन आप ये समझ लें कि इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल ऑलरेडी बना हुआ है जो 24/7 कंप्लेंट्स को मैनेज करता है। और अगर आप गवर्नमेंट उसमें देखते हो, मैगजीन्स वगैरह में देखते हो, तो आप इसकी डिटेल्ड इलस्ट्रेशन भी देख सकते हो, बट हमने यहां पे नहीं देना क्योंकि हमने बहुत सारे चीजें कवर करनी है। AI एनेबल्ड चैटबॉट्स जैसे कि आपका IRCTC का आस्क दिशा है, उसको हर जगह इंप्लीमेंट किया जा सकता है। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ब्लॉकचेन के बेसिस पे, ब्लॉकचेन के आधार पे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो ताकि वो डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के फॉर्म में काम करे। यहां पे मैं ना तो सभी टेक्नोलॉजीज आपको समझाने वाला हूं बिकॉज दैट इज नॉट द डोमेन। डोमेन इज कि राइट द आंसर विद द नॉलेज यू हैव। मान लीजिए आपको एग्जैक्टली ब्लॉकचेन की फंक्शनिंग नहीं भी पता है तो भी आप इस आंसर को लिख सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट आपको बेसिक डेफिनेशन ब्लॉकचेन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पता हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में जो यूपीएससी है वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको उनसे ज्यादा पता होगा। तो आपने बस उतना पढ़ना है जितना आपको लगे कि उनसे ज्यादा आपको पता लगे। अब कई चीजों में उनकी नॉलेज, मोस्ट ऑफ द चीजों में 99.9% चीजों में जो यूपीएससी के मेंबर्स आपके सामने बैठे हैं या जो आपके लिए पेपर सेट कर रहे हैं प्रोफेसर हैं, उनकी नॉलेज आपसे ज्यादा ही है। तो आप उनको कभी भी अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज से तो इंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जितना आपको पता है उसको सही तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीएम किसान, मनरेगा, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के तौर पे लाए हैं। अब जब हम इसे ब्लॉकचेन एनेबल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू देखेंगे, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अपने सारे के सारे सिस्टम्स को ब्लॉकचेन के बेसिस पे कर देंगे तो और भी ज्यादा लीकेज कम होने के चांसेस हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, जो एनपीसीआई ने बनाया था, वो बहुत ही बड़ा एक कारगर एग्जाम्पल साबित हुआ है कि किस तरीके से डिजिटल गवर्नेंस के जरिए आप लोगों को बैंक अकाउंट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। So UPI processed 39 billion transactions which were equivalent to 30% of India's GDP. आगे जाके जब 5G सर्विसेज आएंगी वो इसकी स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शंस को और भी बेहतर बनाएगा और फेलियर रेट ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस को और भी कम करेगा, जिससे हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का पेमेंट इकोसिस्टम बेटर होगा। एजुकेशन, अभी हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, थोड़ी सी बुरी बातें भी करनी है लास्ट में। एजुकेशन में हमें स्वयं प्रभा पोर्टल पता है जिसके थ्रू डीटीएच और आपके ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं।
तो ये चीजें आपने एजुकेशन सेक्टर में देखी हैं। और अब क्या हो सकता है इंप्रूवमेंट, एआई एनेबल्ड हम टेस्टिंग मैकेनिज्म देखते हैं। एआई एनेबल्ड टेस्टिंग मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप कोई पर्टिकुलर टेस्ट देते हैं वो मशीन समझ जाती है कि कौन सा एस्पेक्ट आपका वीक है, कौन सा एस्पेक्ट आपका स्ट्रांग है। वो आपसे फिर नेक्स्ट टेस्ट आप ही के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से सेट करता है और कस्टमाइज्ड आपको सर्विस मिल जाएगी। तो यही अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी इंप्लॉय हो जाए तो हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये सारे जो हमारे टारगेट्स हैं, फॉर एग्जांपल निपुण भारत के अंदर, उसको हम मीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बताते हैं कि इसमें हेल्थ में और भी ज्यादा इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। ई हॉस्पिटल चल रहा है, टेलीमेडिसिन चल रहा है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आयुष्मान भारत के अंदर चल रहा है। तो ये चीजें और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी जब हम जीनोमिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जीनोमिक स्टडी का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज दैट विल ऑल्सो रिक्वायर, उसको भी मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ेगी आपके एनालिसिस को करने के लिए। वियरेबल सेंसर्स जो आपके पास है आजकल, फिटनेस डिवाइसेस कितने ज्यादा हैं, चाहे वो आप आउटसाइड बाहर रिस्ट बैंड के तौर पे पहनते हैं, चाहे वो आपके अंदर पेस मेकर या जिसको कहते हैं उसकी तरह आपके इंटरनल ऑर्गन्स में इंस्टॉल किया जाता है, दैट इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज और उसकी कॉस्टिंग भी धीरे धीरे करके लो हो जाएगी। ऐसा अगर होगा, क्योंकि हमें 3D प्रिंटिंग के बारे में पता है। एक और एग्जांपल लिख सकते हो, वी कैन इंक्लूड द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द एडिशनल कॉस्ट। एक बार ही आपने सेटअप कर दिया सिस्टम, उसमें पैसा लगेगा, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपकी कम हो सकती है। इट्स अ पॉसिबिलिटी। आखिर में आप जितने भी बाकी आपके दिमाग में आए, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, स्वामित्व प्रोजेक्ट है जिसमें आप लैंड टाइटलिंग प्रोवाइड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ ड्रोन सर्विस, वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये सारी चीजों को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। बस आपने ये इसके साथ बता देना है कि क्या क्या चीजें इसमें इंप्रूव हो सकती हैं। देखिए आपका कितना बढ़िया आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। आपने दोनों लिंकेजेस कवर कर ली। अब आपने डिस्कस करना था, इसलिए आपको 2-3 चैलेंजेस भी लिख लेने चाहिए। और चैलेंजेस में व्हाट बेटर देन साइबर अटैक ऑन एम्स। तो हमें पता है साइबर सिक्योरिटी इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है, आपके डेटा की प्राइवेसी एक सबसे बड़ा चैलेंज है, डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डिजिटल डिवाइड इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रूरल अर्बन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ एज। दैट डिजिटल डिवाइड नीड्स टू बी ब्रिज्ड एंड डिजिटल लिटरेसी कैपेसिटी बिल्डिंग और भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये चीजें अगर हम बेहतर कर लेते हैं, इन चीजों को आप पॉइंट आउट करेंगे अपने आंसर में। रीजन आपने वीकनेसेस क्यों पॉइंट आउट करनी है, क्योंकि आपसे पूछा है कि डिस्कस करना है कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ई गवर्नेंस जो है वो इंपॉर्टेंट बन गया है। अब आपने डिस्कस किया है तो आप ये भी तो बता दो कि भाई साहब अगर बन गया है तो उसको और भी ज्यादा सशक्त करने के लिए हमें इन चीजों को, इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। बस इतना ही, आगे वे फॉरवर्ड बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ड लिमिट आपके पास है और आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है, इवैल्यूएट करने के लिए नहीं कहा गया है। जब आप इवैल्यूएट करते हो किसी चीज को तो उसमें वे फॉरवर्ड देना अनिवार्य है, जरूरी है। अब बात करते हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले को कंक्लूड ऐसे करना है एक लाइन में कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ई गवर्नेंस को मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पे ले जा सकता है। तो इस तरीके से आपका यह आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक बारी आप आंसर राइटिंग की दुनिया में एक अपने बेसिक फाउंडेशन को लेकर पाएं, आंसर्स को इवैल्यूएट करवा के उनकी डिस्कशंस डिटेल में कर पाएं और अपने डाउट्स जो है वो सारी एक तरीके से लाइव सेशन, लाइव इंटरेक्शन के थ्रू क्लियर कर पाएं, तो आपके लिए 48 डेज मींस आंसर राइटिंग कोर्स जो है उसका बैच 2 चल रहा है। ऑल्दो इस बैच का फर्स्ट वीक अभी खत्म हुआ है, लेकिन आप इसको अभी एनरोल कर सकते हो क्योंकि अभी इसके लाइव सेशंस होंगे। जैसे ही लाइव सेशंस होंगे आप उसके अंदर मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, आपके हर एक आंसर को डिस्कस किया जाएगा, आपकी इवैल्यूएशन किस तरीके से चल रही है उसको मॉनिटर किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि आपको एक प्रॉपर आंसर बनाने में दिक्कत ना आए, चाहे वो GS 1, 2, 3, 4 कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ये जो कोर्स है वो 4999 पे अवेलेबल है, बट एडिशनली हम आपको इस पे 10% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप 1 जनवरी से पहले आ जाते हैं इस कोर्स को एनरोल करने के लिए। रीजन बीइंग कि हम अपने सभी कोर्सेज पे 10% एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उस 10% डिस्काउंट के लिए आपको कोड का इस्तेमाल करना है, कोड है टारगेट 2023। तो इस कोड का इस्तेमाल करें, एनरोल करें हमारे नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट करके, और नेक्स्ट सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी जिसमें हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।